अब हम लोग बात करेंगे आपके पेपर नंबर 6D सीए फाइनल के इकोनॉमिक लॉ के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। यहाँ पर बात आती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ये वर्ड आपने कई बार यूज किया गया होगा आपके द्वारा। इंसॉल्वेंट हो गया या फिर बैंक्रप्ट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर जानेंगे और किस तरह से उसका ट्रीट किया जाता है वो जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इन क्रेडिटर्स की। जो क्रेडिटर्स होता है वो क्या करता है, या तो आपका ये पैसा लगाता है, ठीक है, या तो मनी लगाता है, या क्रेडिट पर गुड्स या सर्विस वगैरह सब देता है। अगर मान लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी या इंडिविजुअल कोई भी अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो सबसे ज्यादा डर किसको लगेगा, क्रेडिटर्स को लगेगा कि उसके पैसे डूब ना जाएं। इसीलिए ये जो पिक्चर है आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसमें मेन हीरो यहाँ पर किसको बनाया गया है, ये क्रेडिटर्स लोगों को बनाया गया है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का बागडोर इनके हाथ में सौंपा जाता है जब आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा ये कोड के हिसाब से, तब जिसको आप यहाँ पर एक वर्ड बोलोगे, ये क्रेडिटर्स लोगों की कमेटी बनाई जाती है जिसमें जिसको आप बोलोगे COC, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स वर्ड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जहाँ तक बात करते हैं इंसॉल्वेंसी के बारे में, तो इंसॉल्वेंसी के बारे में जो डिफाइन किया गया है वो दो एस्पेक्ट से डिफाइन किया गया, दो एस्पेक्ट से बताया गया इंसॉल्वेंसी किसको कहा जाता है। सबसे पहले एक आम आदमी ये इंसॉल्वेंसी को कैसे बोल सकता है। इंसॉल्वेंसी को एक आम आदमी बोल सकता है कि आपके पास नेगेटिव कैश फ्लो या इनसफिशिएंट कैश फ्लो है अपने डेट का पेमेंट करने के लिए, ठीक है। इनसफिशिएंट कैश फ्लो है किस चीज का, अपने डेट का पेमेंट करने के लिए। या आम भाषा में आप बोल सकते हो कि जो पे ऑफ करने की एबिलिटी नहीं है, पे ऑफ नहीं कर सकता, अनेबल टू पे ऑफ, इन एबिलिटी टू पे ऑफ। ये क्यों इनएबिलिटी हो सकती है, एक आम टर्म में हम लोगों ने देखा क्योंकि कैश फ्लो जो है वो सफिशिएंट नहीं है, पैसे सफिशिएंट नहीं है। लेकिन जो आईबीसी कोड है उसने यहाँ पर बताया कि इंसॉल्वेंसी इसको बोलते हैं कि आपका एसेट्स जो होगा वो इनकैपेबल है आपके लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के लिए। जी हाँ, एसेट्स आपका कम पड़ रहा है आपकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए, तब उसको इंसॉल्वेंसी कहा गया है। ये जो इंसॉल्वेंसी टर्म है ये आपके इंडिविजुअल के लिए और कॉर्पोरेट के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये जो बैंक्रप्सी शब्द है, ये बैंक्रप्सी शब्द जो है अदर देन कंपनी के लिए इस्तेमाल किया गया है, अदर देन कंपनी के लिए। यानी कि कंपनी होगा तो आप बोलोगे लिक्विडेशन, और बैंक्रप्ट बोलोगे जब अदर देन कंपनी होगा तो, ठीक है। यानी कि अगर इंसॉल्वेंसी को ट्रीट नहीं किया गया तो परिणाम क्या होगा, अगर कंपनी होगा तो लिक्विडेशन हो जाएगा, और अगर अदर होगा तो बैंक्रप्सी हो जाएगी। यानी कि बैंक्रप्सी क्या होता है, बैंक्रप्सी एक प्रकार का लीगल डिक्लेरेशन होता है कि भाई साहब हम अपना डेट पेमेंट करने के कैपेबल नहीं है। इस बात को लीगल डिक्लेयर करना, लीगल डिक्लेरेशन को आप क्या बोलते हो, लीगली रूप से डिक्लेयर किया जाता है कि हम कैपेबल नहीं है डेट का पेमेंट करने के लिए, उसको बैंक्रप्सी बोलते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों ने जानी। अगर इंसॉल्वेंसी को ट्रीट नहीं किया गया तो परिणाम क्या देखा कि कंपनी के केस में आपका लिक्विडेशन हो जाएगा, और अदर देन कॉर्पोरेट के केस में आप क्या हो जाओगे, बैंक्रप्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बहुत सारे रीजन होते हैं कि इनएबिलिटी आती है डेट को पे करने का। पहली बात कि आपका ऑर्गेनाइजेशन के साथ या तो फ्रॉड हुआ हो, या फाइनेंशियल फेलियर का मामला हो, या बिजनेस फेलियर का मामला हो। फाइनेंशियल फेलियर का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल फेलियर का मतलब होता है कि आपका जो पेमेंट है, इंटरप्राइज का जो पेमेंट है और रिसीवेबल है, जो आपका रिसीवेबल है और पेबल है उसके बीच में मिसमैच हो जाता है। यानी कि आपका जो पेबल है, ये पेबल जो है वो एक्सीड कर जाता है आपके रिसीवेबल से, ठीक है। तो आपका इसका मतलब आप कह सकते हो सीधे शब्दों में कि आपको इनकैपेबल हो आप पेमेंट करने में। दूसरा बिजनेस फेलियर होता है, यानी कि बिजनेस में ब्रेकडाउन हो गया या कोई ऐसा समस्या आ गया जिसकी वजह से अनएबल होता है पे करने के लिए। तो ये तीन प्रकार के मुख्य रीजन देखें कि इनएबिलिटी टू पे डेट का, फ्रॉड वगैरह हो गया है ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर फाइनेंशियल फेलियर हो गया है, या फिर बिजनेस फेलियर हो गया है। ये तीन कारण हो सकते हैं आपके, किस चीज के तीन कारण, तो ये तीन कारण हो सकते हैं आपके जो इनएबिलिटी जो टू पे डेट, यानी कि इंसॉल्वेंसी का सिचुएशन क्रिएट हो गया है। यही बात चार्ट के रूप में बताई गई है कि इंसॉल्वेंसी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंसॉल्वेंसी को अगर ट्रीट नहीं किया गया तो इंडिविजुअल के केस में बैंक्रप्सी होगी, और ऑर्गेनाइजेशन के केस में आपका यहाँ पर क्या होगा, इसको कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी बोला जाता है। नॉन कॉर्पोरेट के केस में बैंक्रप्सी डिक्लेयर होगा, और कॉर्पोरेट के केस में लिक्विडेशन होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका इंसॉल्वेंसी एक प्रकार का स्टेट है, जहां पर आपका एक प्रकार का यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक ऐसा स्टेट है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन
अनेबल है, यानी कि इनएबिलिटी है पे करने के लिए। पहली बात की पे ऑफ करने की एबिलिटी नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर बताई गई है कि आपका एसेट्स कम पड़ रहा है आपकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। ये दो बातें के तौर पर मुख्य तौर पर यहाँ पर बताया गया है। तो कुल मिलाकर आपके दिमाग में बहुत सारी बातें जो है ना वो आ रही होगी। अब हम लोग जो जानेंगे इंसॉल्वेंसी का प्रोसीजर, तो ये चैप्टर का ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है इंसॉल्वेंसी के बारे में सारी बातें कि इंसॉल्वेंसी होता है, इंसॉल्वेंसी बोलो तो एक प्रकार का जो है ना स्टेट होता है। ठीक है, अगर इंसॉल्वेंसी को ट्रीट नहीं किया गया तो या तो कंपनी है तो लिक्विडेशन होगा, अदर देन कॉर्पोरेट है तो बैंकरप्सी कंक्लूजन हो जाएगा, बैंकरप्सी कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हर एक इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी नहीं होती है। इंसॉल्वेंसी इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो इंसॉल्वेंसी है उसको हमारा जो ये कोड है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, उसको डील करने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए प्रोसीजर बताता है कि इंसॉल्वेंसी हो गया तो किसके पास जाना है और कैसे ट्रीट करना है, उसकी कहानी यहाँ पर बताई जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये क्या रिलेशन होता है, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी एंड लिक्विडेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो यानी कि रिलेशन की बात जब हम लोग करेंगे तो बैंकरप्सी, लिक्विडेशन और इंसॉल्वेंसी ये सारे शब्द आपस में रिलेटेड होते हैं। बैंकरप्सी क्या होती है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपका यहाँ पर बैंकरप्सी में क्या करते हो, आप एक डिक्लेरेशन देते हो। ये कंप्लीट तौर पे डिक्लेरेशन होता है, यहाँ पर लीगल प्रोसीडिंग होता है जिसका पेटिशन डेटर्स क्रेडिटर्स यहाँ पर देता है, और डेटर्स क्रेडिटर पेटिशन देने के बाद यहाँ पर क्या बोलता है, फाइनली कंक्लूजन क्या होता है कि एसेट्स जो हैं वो कैपेबल नहीं है पे करने के लिए, यानी कि लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग रह जाएगी। इवन सारे एसेट्स का सेट ऑफ कर दिया गया पे ऑफ करने के लिए, उसके बावजूद भी ऐसे सिचुएशन को बैंकरप्सी कह के पुकारा गया है। बाकी बातें हम लोगों ने देख ली। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, जब इंटिटी का वाइंड अप होता है, मुख्य तौर पे कॉर्पोरेट इंटिटी का वाइंड अप होता है, यानी कि उसका एग्जिस्टेंस क्लोज होता है। ठीक है, तब यहाँ पर बात करते हैं कि ये वाइंड अप जो लिक्विडेशन होता है उसको स्टार्ट करने के लिए रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं जो कि ऑर्डर वगैरह देती है, या फिर डायरेक्टर्स का रिजोल्यूशन पास किया जाता है, या फिर शेयर होल्डर जो है ना वो आपका क्या करते हैं, शेयर होल्डर लोग जो हैं कंपनी के, ये आपका रिजोल्यूशन बनाते हैं। उसके बाद जो बात करते हैं कि जो अनपेड क्रेडिटर्स हैं, अनपेड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, अनपेड क्रेडिटर्स के बारे में भी बोला गया है कि ये भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में इनका भी अधिकार होता है लिक्विडेशन करवाने का, यानी कि इन सबको अधिकार दिया गया है लिक्विडेशन करवाने का, रेगुलेटरी बॉडीज को, डायरेक्टर को, शेयर होल्डर को और क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी जो कि अनपेड है, अनपेड क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, तो ये मुख्य तौर पे ये चार बातें समझनी है कि लिक्विडेशन करवाने के अधिकारी ये लोग भी होते हैं करके। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि इंसॉल्वेंसी शब्द होता है वो क्या होता है। इंसॉल्वेंसी कॉमन होता है आपका बैंकरप्सी में और लिक्विडेशन के केस में। ये दोनों शब्द जो है ना, ये कॉर्पोरेट हो या फिर अदर हो, सबके लिए एक कॉमन टर्म पुकारा गया है इंसॉल्वेंसी, और मतलब भी बताया गया है इनएबिलिटी टू पे डेट। ठीक है, डेब्ट्स वगैरह सब पेमेंट करने की एबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बैंकरप्सी लॉ जो होता है, वो बैंकरप्सी के लिए जो लॉ होता है वो एक लीगल फ्रेमवर्क देता है। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क देता है। अब ये लीगल फ्रेमवर्क होता है जो बैंकरप्सी लॉ का है, वो बोलता है कि उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये जो लीगल फ्रेमवर्क होता है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है इम्प्रूव, यहाँ पर क्या बोलता है, हैंडलिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। डेटर्स जो हैं इनकैपेबल हैं क्रेडिटर्स का सारा पैसा चुकाने के लिए। ठीक है, तो उनके बीच में ऑब्वियस ही बात है कि कॉन्फ्लिक्ट होगा, पहले तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं, जो यहाँ पर जो लॉ है वो बोलता है कि जो कॉमन प्रॉपर्टी होगी उसका कैसे डील किया जाएगा और कैसे क्रेडिटर्स के साथ नेगोशिएशन किया जाएगा, इस बात को ये प्रोसीजर बताता है आपका। कौन सा प्रोसीजर, जो आपका ये लीगल फ्रेमवर्क है बैंकरप्सी लॉ में, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में जो लीगल फ्रेमवर्क है ये बोलता है कि कॉन्फ्लिक्ट को हटाता है। कैसे हटाता है कि नेगोशिएशन करने का तरीका बताता है क्रेडिटर्स लोगों के साथ। क्रेडिटर्स लोगों को बोलता है कमिटी बनाकर नेगोशिएशन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो कोड है ये अवॉइड करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यू, यानी
यानी कि नेगोशिएशन के दौरान जो भी रिसोर्सेज होता है उनका मोस्ट एफिशिएंट और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो लोग डिटरमाइन करते हैं, ताकि एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगी तभी जो कैपेबल होगा वो लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए, लायबिलिटी को पे या सेट ऑफ करने के लिए तभी कैपेबल होगा। यानी कि पहले बोला कि यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट क्रेडिटर्स और डेटर्स के बीच में हैंडल करता है लॉ, आपका लॉ का जो फ्रेमवर्क है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करता है। दूसरी बात बताई गई है जो डिस्ट्रक्टिव वैल्यू होगी एसेट्स की, जो वैल्यूएशन होगा उसको डिस्ट्रक्टिव वैल्यूएशन नहीं होने देगा, उसको अच्छा वैल्यूएशन करवा के देगा। उसके ड्यूरिंग द लाइन बिटवीन मालाफियंस एंड बिजनेस फेलियर्स, यानी कि यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहले समस्या क्या आती है। समस्या क्या आती है, जो रिच प्रमोटर होते हैं वो सोचते हैं कि सारे जो है ना डिफॉल्ट जो है ना लापरवाही या किसी अन्य कारण से हुआ है, बदमाशी से हुआ है। इसका मतलब ये सोचते हैं जो रिच आपके जो प्रमोटर लोग हैं जिनका पैसा लगा हुआ है वो सोचता है कि डिफॉल्ट जो है वो मिस डूइंग है, यानी कि मालफियंस है। अब यहाँ पर बात करते हैं, लेकिन जो आपका बाकी स्टेक होल्डर लोग क्या सोचता है कि जो आपका प्रमोटर है वो तो काफ़ी रिच है, वो काफ़ी रिच है तो वही लायबल है पे ऑफ करने के लिए, मतलब सारा का सारा डेट का पेमेंट वही करे। ये सारी कुछ समस्याएं आ जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है ये लॉ लाइन बिटवीन मालफियंस और बिजनेस फेलियर, इसके बीच में लाइन ड्रॉ करता है। इसका मतलब यहाँ पर तीन बातें बताई गई। पहली बात है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है क्रेडिटर्स डेटर्स के बीच में उसको दूर भगाता है, ये बैंक्रप्सी को लॉ का जो लीगल फ्रेमवर्क है। दूसरा कि एसेट्स की डिस्ट्रक्टिव वैल्यू नहीं होने देता है, वैल्यूएशन डिस्ट्रक्टिव नहीं होने देता है। और लाइन बिटवीन मालफियंस और बिजनेस फेलियर्स जो है ना वो एक लाइन अब तैयार करके देता है, यानी कि एक बारीक से जो डिफरेंस होता है वो करके बताता है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि तीसरी बात बताई गई है क्लियरली एलोकेट लॉसेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर डाउन टर्न, यानी कि यहाँ पर क्या बोला गया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डाउन टर्न के अनुसार लॉस को एलोकेट करता है, लॉस को आप एलोकेट करोगे, यानी कि लॉस जो है वो एलोकेट किया जाता है किस लोगों के बीच में, किसको किसको लॉस एलोकेट सहना पड़ेगा। तो लॉस जो है ना किसी भी तरह करके जो है ना लॉस को अलग रूप से अलग नाम से जो है ना वो दिखाया जाता है। जैसे लॉस जो है वो टैक्सेस की वजह से या फिर इन्फ्लेशन की वजह से कहीं से कवर अप करना है, लॉस को कहीं से कवर अप करके दिखाना है, इन्फ्लेशन से कवर अप करके दिखाना है, या फिर करेंसी जो फॉरेन करेंसी होती है उसमें इंडियन करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा ये बोलकर, या फिर वेजेस या फिर आपका अदर कंजम्पशन जो होता है उसमें सेपरेशन करके, वेजेस और अदर में सेपरेशन करके, अदर कंजम्पशन में सेपरेशन करके ये बातें यहाँ पर आती है कि आपका क्लियरली एलोकेट लॉसेस, यानी कि लॉस को छोटी छोटी चीज़ों में एलोकेट किया जाता है लॉस को, ठीक है, क्लियरली एलोकेट टू सम पीपल। इसमें जो यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर लॉस एलोकेशन कुड टेक प्लेस थ्रू टैक्सेस, इन्फ्लेशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, उसके बाद यहाँ पर वेजेस या कंजम्पशन, ये सारी पॉइंट जो है ना आपको एक बार आइडिया ले लेना है, थोड़ा थोड़ा करके समझना है, ताकि आपको ये जब क्वेश्चन को आप देखो तो कौन सी बात कहाँ पर दी गई है एग्जैक्टली आपको उसका पता चल सके। तो ये बातें हम लोगों ने यहाँ पर अब तक जानी। अब तक आप लोगों ने क्या क्या देखा, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, बार बार रिविजन कराना थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने देखा इंसॉल्वेंसी शब्द इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंसॉल्वेंसी शब्द में इनएफिशिएंट होता है पे ऑफ करने के लिए, कैश फ्लो कम होने के कारण, और कोर्ट ने बताया कि एसेट्स जो है वो लायबिलिटी को पे ऑफ करने के कैपेबल नहीं होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इंसॉल्वेंसी को अगर ट्रीट नहीं किया जाता है तो कंपनी के केस में लिक्विडेशन होगा और अदर के केस में बैंकरप्सी डिक्लेयर की जाएगी। बैंकरप्सी डिक्लेयर करना मतलब एक कंक्लूजन होता है, एक लीगल डिक्लेरेशन होता है। अभी जो इंसॉल्वेंसी के मुख्य कारण है फ्रॉड, फाइनेंशियल फेलियर, उसके बाद बिजनेस फेलियर, ये हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने फिर से देखा यही बात कि इंडिविजुअल के लिए और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए इंसॉल्वेंसी कॉमन है और यहाँ पर पे ऑफ करने के लिए कैपेबल नहीं है। एसेट्स की वैल्यू लायबिलिटी से कम हो जाती है। कॉर्पोरेट के केस में लिक्विडेशन होगा अगर इंसॉल्वेंसी को ट्रीट नहीं किया जा सका, और नॉन कॉर्पोरेट के केस में बैंकरप्सी होगी। ये बातें हम लोगों ने जानी। उसके बाद यहाँ पर बात हम लोगों ने देखी कि जो आपका इंसॉल्वेंसी जो है वो एक क्या बोलते हैं फ्रेमवर्क देता है, ठीक है, किस तरह से डील करेंगे और किस तरह से ट्रीट करेंगे किस चीज़ को। तो आपका जो इंसॉल्वेंसी होता है उसको ट्रीट करने का फ्रेमवर्क देता है आपका कोड, यानी कि इंसॉल्वेंसी एक प्रकार का इवेंट है,
ठीक है। और बैंक्रप्सी एक प्रकार का कंक्लूजन है। सारी इंसॉल्वेंसी जरूरी नहीं है कि बैंक्रप्सी ही हो, यानी कि इंसॉल्वेंसी जो है उसमें बैंक्रप्सी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इंसॉल्वेंसी को अगर ट्रीट कर लिया गया तो बैंक्रप्ट नहीं होगा, ना लिक्विडेशन होगा। लेकिन अगर ट्रीट नहीं कर पाया तो उस सिचुएशन में कॉर्पोरेट है तो लिक्विडेशन हो जाएगा, और अदर देन कॉर्पोरेट है तो बैंक्रप्सी डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके रिलेशनशिप बिटवीन बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन के बारे में हम लोगों ने जाना। लिक्विडेशन में मुख्य तौर पे हम लोगों ने क्या जाना? लिक्विडेशन में हम लोगों ने जाना कि कुछ लोग होते हैं जो कि आपका क्लेम कर सकते हैं लिक्विडेशन को, जिसमें रेगुलेटरी बॉडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स और अनपेड क्रेडिटर्स भी होते हैं। ये 4 लोग होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इंसॉल्वेंसी जो लीगल फ्रेमवर्क है बैंक्रप्सी लॉ का, जो आपका आईबीसी है उसमें जो लीगल फ्रेमवर्क है उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा इंप्रूव हैंडलिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। क्रेडिटर्स और डेटर्स के बीच में जो हैंडलिंग है उसको इंप्रूव करता है, हैंडलिंग करने का तरीका को। क्रेडिटर्स को नेगोशिएशन करने का मौका देता है, और कॉमन प्रॉपर्टी में प्रायोरिटी बताता है कि क्रेडिटर्स को क्या प्रायोरिटी मिलेगी। उसके जहां तक बात करते हैं कि जो एसेट्स की वैल्यू अंडर वैल्यू ना किया जाए, वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन ना करके बढ़िया वैल्यू दिलवाता है। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है इस कोड का। तीसरा कि आपका लाइन बिटवीन मालफियंस और बिजनेस फेलियर्स, इसके बीच में लाइन ड्रॉ अप करना, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना था। अब हम लोग अगले पॉइंट के बारे में, लास्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं कि आपका लॉसेस को क्लियरली एलोकेट किया जाएगा। क्लियरली अलग अलग नामों से लॉसेस को एलोकेट किया जाएगा, यानी कि हेड में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें मुख्य तौर पे टैक्सेस, इन्फ्लेशन, करेंसी डेप्रिसिएशन और वेजेस या फिर अदर पेमेंट सपरेशन करके, अदर कंजम्पशन सपरेशन करके बताया गया है। ठीक है, इस तरह से एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने देखी जो कि इंट्रोडक्शन की थी। अब यहाँ पर आईबीसी कोड के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसकी कहानी क्या क्या है, कैसे कैसे और कब आया। ये जो लॉ है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये आपका 28 मई 2016 को इफेक्टिव होता है। ठीक है, 28 मई 2016 से पूरे भारत में लागू होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि काफी सारे कमिटी का रिकमेंडेशन वगैरह सब जो है ना बीच में पड़ा, इसलिए ये कहानी भी आपका रिकमेंडेशन लेने के बाद ही स्टार्ट होती है, यानी कि कमिटी रिकमेंडेशन के बाद ही बनाई जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आईबीसी एक प्रकार का ऐसा कानून है जिसको ऐसा फ्रेमवर्क दिया गया ताकि इंसॉल्वेंसी को डील किया जा सके। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आईबीसी का ऑब्जेक्ट होता है स्पीड अप करना इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को, यानी कि जो आईबीसी होता है, जो आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड होता है, ये एक प्रकार का अम्ब्रेला फ्रेमवर्क देता है। ये एक प्रकार का अम्ब्रेला फ्रेमवर्क देता है किस चीज़ के लिए? तो यहाँ पर बोला गया है कि इंसॉल्वेंसी होने के बाद जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है उसको स्पीड अप करने के लिए ये कानून लाया गया। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ये आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, आईसीआईसीआई बैंक वगैरह भी इसमें यहाँ पर ये केस आता है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो कोड होता है वो जो इंटरप्रेनियर लोग होते हैं अपने, या फिर क्या बोलते हैं उसको, इंटरप्रेनियर लोग अपने होते हैं या इन्वेस्टर लोग होते हैं, उसको डिस्करेज नहीं करना चाहता है, ये इनकरेज करना चाहता है। यानी कि इंटरप्रेनियर और इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमिक गोल ग्रोथ होगा जो आपका, एंड डेवलपमेंट होगा जो, उसमें कंप्लीट भागीदार कौन लोग होते हैं? इन्वेस्टर और इंटरप्रेनियर लोग होते हैं। ये बातें यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद जो है ना एक मामला आता है स्विस रिवेंस प्राइवेट लिमिटेड का मामला। यहाँ पर बोलता है कि आपका आईबीसी जो होता है, आईबीसी ये जो क्रेडिटर्स लोग इसको अपना रिकवरी मैकेनिज्म समझते हैं। आईबीसी को जो आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड होता है उसको रिकवरी मैकेनिज्म समझते हैं। कौन? क्रेडिटर्स लोग। ये नहीं समझें, बल्कि ये आपका क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पोरेट डेटर्स जो होते हैं उनको भागने नहीं देता है। उनका जो है वो पैर पीछे खींचने के लिए ये कानून है। कॉर्पोरेट डेटर्स को बैक ऑन इट फीट्स, इसके लिए एक कानून है। ये कोई क्रेडिटर्स लोगों का रिकवरी मैकेनिज्म नहीं है। कॉर्पोरेट डेटर्स लोगों को अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे भागने नहीं देता है, इसका ये कानून है। अब ये जो कोड होता है इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें करीब 255 सेक्शन हैं और 12 शेड्यूल है। 255 सेक्शन और 12 शेड्यूल है। 28 मई 2016 से ये कोड जो है वो इफेक्टिव होता है, यानी कि ये आईबीसी एक्ट जो है वो आपका कोड जो है इफेक्टिव होगा।
उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई गई है, जिसमें मुख्य तौर पे आपका सेक्शन नंबर वगैरह सब के बारे में जिक्र किया गया है। चैप्टर 1 में आपका प्रिलिमिनरी आता है, उसके बाद इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन आता है, फिर वगैरह वगैरह करके ये जो फर्म वगैरह होते हैं उनका प्रोसीजर आता है। इस तरीके से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और एजेंसीज के और यूटिलिटीज़ के बारे में, प्रोफेशनल्स, एजेंसीज, यूटिलिटीज़, ये सब शब्दों पे गौर करना है कि ये सारी कहानी आती है अलग अलग सेक्शन में, जिसको आपको डिटेल में पढ़ना है। लेकिन बहरहाल इससे भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें आपको इंसॉल्वेंसी लॉ का सारा कानून, सारा जो नियम कानून होता है उसको मैं समझाने के लिए जा रहा हूँ, वो एक एक करके आपको काम आएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रेडिटर्स की। जो आपका क्रेडिटर्स होता है या डेटर्स होता है, क्रेडिटर्स दो प्रकार के होते हैं, एक आपके फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और दूसरा ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हो या ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हो या फिर डेटर्स हो। अब ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हम लोग डिफिनेशन में जानेंगे। ये क्या करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। किसको एप्लीकेशन देते हैं? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देते हैं। अगर डिफॉल्ट में जो अमाउंट इन्वॉल्व है, डिफॉल्ट जो है वो ₹1 करोड़ से ज़्यादा का है तो ही ये एप्लीकेशन दिया जा सकता है। 1 करोड़ से ज़्यादा का है तो ही ये एप्लीकेशन दिया जाता है। अब ये जो एप्लीकेशन दिया जाएगा उसके, अगर मान लो वो एक्सेप्ट होता है, सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस, ये एप्लीकेशन 180 दिनों के अंदर में डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए। 90 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है अगर मिनिमम 66% जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स होते हैं वो लोग एग्री हैं, तो 90 दिनों का एक्सटेंशन हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए बीच में लीगल प्रोसीडिंग वगैरह होता है, तो जैसा कि आपको पता है कि कोई लीगल प्रोसीडिंग होता है तो उस पीरियड को एक्सक्लूड करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कुछ भी हो, सब मिला जुला कर भी 330 दिन से ज़्यादा मामला नहीं जाना चाहिए, यानी कि 330 दिनों के अंदर में जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल होते हैं उसको कंक्लूजन करना है। ये कहानी आती है। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने देखा, एप्लीकेशन दिया गया किसको, इस अथॉरिटी को, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को जो है वो एप्लीकेशन दिया गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो एप्लीकेशन इनको मिला है इनके पास 14 डेज की समय सीमा होती है। 14 डेज के अंदर में या तो एक्सेप्ट कर दे या फिर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे। जाहिर सी बात है, रिजेक्ट करोगे तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना ही पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना ही पड़ेगा। एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, ये दो मामले हम लोगों ने देखे। तीसरा मामला आता है कि अगर एप्लीकेशन को रेक्टिफाई कराना है तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और 7 दिनों का टाइम देगा कि एप्लीकेशन को रेक्टिफाई करके लाओ। ये इनके पास पावर है, स्पेशल पावर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 14 डेज के अंदर में एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर 14 डेज के अंदर में कोई भी एक्शन नहीं लिया तो डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा, जैसा कि हर जगह कहा जाता है। अब जिस दिन एक्सेप्ट कर लिया उसको ही आप इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को स्टार्ट होने वाला डे पुकारोगे। ये इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को अभी से हम लोग प्रोसेस करके पुकारेंगे। तो प्रोसेस स्टार्ट डे इसी दिन को कहा जाएगा जिस दिन आपने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया उसी दिन को माना जाएगा। एप्लीकेशन का दिन ही ये हो गया अगर एक्सेप्ट कर लिया तो उस सिचुएशन में। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इंसॉल्वेंसी जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया उसकी कहानी अब हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन सा प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो ये नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है वो इंटरिम बेसिस पे जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो अपॉइंट करते हैं इंटरिम बेसिस पर, मतलब बाद में उसको निकाला भी जा सकता है। ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के जजमेंट पर निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल क्या करते हैं कि ये इंटरिम ऑर्डर पे इंटरिम बेसिस पर क्या करता है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करता है। IRP शॉर्ट में हम लोग इसको लिखेंगे, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करता है। और ये अपॉइंट होने के 3 दिनों के अंदर में, ये जो अपॉइंट हुआ ना उसके 3 डेज के अंदर में पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा। पब्लिक अनाउंसमेंट करके ये बताएगा, ठीक है, ये कौन है, तो ये है प्रोफेशनल, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये कौन होता है, क्या होता है, वो हम लोग बाद में जानेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कि यही आपका जो है वो बैंक्रप्सी कानून का सेटलमेंट करता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो ये IRP होता है उसका काम क्या होता है। जो भी क्रेडिटर्स होते हैं ना, क्रेडिटर्स, उनको पब्लिक अनाउंसमेंट करके बोलता है कि आप क्लेम करो, भाई लोग, क्रेडिटर्स लोग, आप लोग क्लेम करो। आपका क्लेम जब इनके पास आता है पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद, जब इनका क्लेम किसके पास आता है, उस प्रोफेशनल के पास आता है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास आता है, IRP के पास, तो IRP यहाँ पर क्या करेगा, इस क्लेम को वेरीफाई करेगा
एवे नहीं बोल देगा कि तुम्हारा क्लेम है तो तुमको मिलेगा, पहले वेरीफाई करेगा क्रेडिटर्स का क्लेम को, ठीक है, वेरीफाई करेगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि वेरीफाई वो करने के बाद जो है वो क्लेम को होल्ड पे रख देगा तत्काल, क्योंकि ये मामला जाने वाला है आगे। ये मामला किसके पास जाने वाला है? ये मामला जाने वाला है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है वो आपका यहाँ पर बनने के 7 दिनों के अंदर में वो अपना फर्स्ट मीटिंग करेंगे। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अकॉर्डिंगली बनाया जाएगा, ठीक है, और 7 दिनों के अंदर में ये क्या करेंगे, अपना फर्स्ट मीटिंग यहाँ पर जो है ना वो चालू करेंगे। बहुत सारी बातें इसके संदर्भ में देखनी है, बहुत सारी बातें आगे चलकर हमको मिलेगा, एक एक पॉइंट हम लोगों को सामने में लॉ के तहत सेक्शन नंबर के तहत देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में ओवरऑल में है क्या, कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का, वो बता रहा हूँ ताकि डिटेल में आपको डेप्थ में समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स होता है वो क्या करेगा, 7 दिनों के अंदर में कोरम के साथ मीटिंग करेगा, कोरम के साथ जो है ना वो डिसाइड करेगा ये जो प्रोफेशनल है इंटरिम जो अपॉइंट किया गया है, या ये मान लीजिए मिस्टर ए है, तो ये मिस्टर ए को कंटिन्यू रखना है या फिर इसको हटाना है, ठीक है, मिस्टर ए को कंटिन्यू रखना है या उसको हटाना है, ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स डिसाइड करेगा। लेकिन ये क्रिएट होने के 7 दिनों के अंदर में मीटिंग करेगा, ठीक है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है वो 7 दिनों के अंदर में मीटिंग करता है। ये सारी बातें आती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि अपॉइंट हो गया, आपका जो प्रोफेशनल है वो अपॉइंट हो गया, तो वो किसको रिपोर्ट करने के लिए लायबल होता है? मुख्य तौर पे ये आपका एनसीएलटी के अलावा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को रिपोर्ट करने के लिए लायबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स होता है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स होता है वो आपका क्या बोलते हैं उसको, वो किसके अंतर्गत जो है ना रेगुलेशन का पालन करता है, किसके अंतर्गत होता है? तो वो बोर्ड के अंतर्गत होता है, ठीक है, आईबीबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड, ठीक है, ये करके यहाँ पर इसको पुकारा जाएगा, ठीक है, जो कि आगे हमको एक बोर्ड मिलेगा उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। जो इंसॉल्वेंसी कंफर्म जो करता है वो बोर्ड यही है, ठीक है, इनको रिक्वेस्ट करने के 10 दिनों के अंदर में ये इंसॉल्वेंसी को कंफर्म करते हैं, ठीक है, ये बोर्ड ही है, इसको बोर्ड करके पुकारेंगे या फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये करके हम लोग यहाँ पर इसको पुकारा गया है, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों ने जानी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये मामला जो है ना वो बोर्ड के पास पहुँच गया। अब ये मामला अब आगे बढ़ता है, जो भी प्रोफेशनल होगा वो प्रोफेशनल क्या करेगा, एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। ये जो प्रोफेशनल है जिसको यहाँ पर मान लीजिए एक्सेप्ट कर लिया गया था, उसी प्रोफेशनल को जो कि इंटरिम वे में अपॉइंट हुआ था उसको फाइनल करके भी जो है ना एक्सेप्ट कर लिया गया मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि वो आपका क्या करेगा, वो आपका सारे इंफॉर्मेशन एकत्रित करेगा, सारा जानकारी एकत्रित करेगा, ठीक है, किसके बारे में? तो क्रेडिटर्स के मामले में जो भी आपका प्रोफेशनल है वो आपका इस सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद एक मेमोरेंडम तैयार करेगा, ठीक है। ये प्रोफेशनल मान लीजिए मिस्टर राम है, तो मिस्टर राम का काम क्या होता है कि ये आपका एक सबसे पहले क्या करेंगे, आपका एक यहाँ पर एक क्या बोलते हैं उसको रिजोल्यूशन तैयार करेंगे, एक मेमोरेंडम तैयार करेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट को, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को, ठीक है, और एनसीएलटी तीनों को जो है वो आपका मेमोरेंडम देगा, किसको? एप्लीकेंट को। उसके बाद जो है ना यहाँ पर जो क्रेडिटर्स की कमेटी है उसको, और यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो ट्राइब्यूनल होगा नेशनल कंपनी लॉ, यहाँ पर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है, इसको यहाँ पर जो है वो आपका क्या दिया जाएगा, वहाँ पर एप्लीकेशन का एक कॉपी फॉरवर्ड किया जाएगा। अब ये जो प्रोफेशनल ने यहाँ पर मेमोरेंडम तैयार करके दिया वो यहाँ पर एनसीएलटी के पास भी पहुँचा। अब एनसीएलटी के पास ऑप्शन होता है कि इसको वो रिव्यू कर सकता है, अगर वो एक्सेप्ट कर लिया तो अकॉर्डिंगली वही रीपे प्लान, ये रीपे प्लान जो होता है वही एक्सेप्ट कर लिया एज सच या फिर मॉडिफाई करके, तो रीपे प्लान वही एप्लीकेबल हो जाएगा और उसी रीपे प्लान के तहत जो है वो आपका जो भी डेट होंगे आउटस्टैंडिंग होगा उसका सेटलमेंट किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर रिजेक्ट कर देता है, यहाँ पर एक तो प्रोबेबिलिटी है कि एक्सेप्ट कर ले तो रीपे प्लान बन गया जो कि मेमोरेंडम में बनाया गया था, उसी हिसाब से क्रेडिटर्स वगैरह उसको फॉलो करेंगे, डेटर्स वगैरह कंपनी उसको फॉलो करेगी। लेकिन अगर रीपे प्लान जो है वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया एनसीएलटी ने, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में कॉर्पोरेट है तो लिक्विडेशन होगा, और अदर है तो बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी जाएगी। ये जो आपका पूरा प्रोसेस है एनसीएलटी का यहाँ तक आने का, उसके लिए मैक्सिमम समय सीमा 180 दिनों का है।
लेकिन 90 डेज के लिए बढ़ाया जा सकता है अगर मिनिमम 66% कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के वोट में ये 90 डेज बढ़ाने की बात की गई। तो किसी किसी मामले में ये डेट आगे भी बढ़ जाता है, लेकिन किसी भी कारण से कहा गया है कि 330 दिनों से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये डेज 330 दिनों से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ऐसा लॉ में कहा गया है कि आपका फाइनल ऑर्डर आ जाना चाहिए। ये आपका एनसीएलटी का ये सारी समय सीमा आपको पहले भी मैंने बताई थी, फिर आपको बता दिया। अभी जो बातें आपने सुनी, जिसमें आपने मुख्य तौर पे एनसीएलटी के बारे में जाना, उसके बाद जो है ना कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के बारे में जाना, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको डिटेल में देखनी पड़ेगी। ये चीज़ें डिटेल में देखनी पड़ेगी क्योंकि एक एक सेक्शन में इस चैप्टर का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, जो कि अलग अलग सेक्शन में अलग अलग बातें करके देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगला टॉपिक हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। ये सेक्शन नंबर के बाद फाउंडेशन ऑफ द कोड, ये जो आईबीसी है उसका फाउंडेशन क्या होता है। यहाँ पर बोला गया है कि फाउंडेशन का मतलब पिलर, ठीक है। आईबीसी कोड के पिलर क्या क्या हैं? आईबीसी कोड के पिलर हैं जो कि एनसीएलटी एक प्रकार का, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो है वो एक प्रकार का एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। किसके लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है? ठीक है, तो यहाँ पर कॉर्पोरेट मैटर को सुनने के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, ठीक है। कॉर्पोरेट मैटर को सुनने के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। नॉन कॉर्पोरेट वाले को क्या, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है यहाँ पर जिसको आप एप्लीट अथॉरिटी, एप्लीट के लिए नेशनल कंपनी लॉ एप्लीट ट्राइब्यूनल होता है, अपील के लिए नेशनल कंपनी लॉ एप्लीट ट्राइब्यूनल, एनक्लैट इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। एनसीएलटी जो है उसके अगेंस्ट अपील होता है इसी एप्लीट ट्राइब्यूनल के पास। यहाँ पर पहला पिलर बोला गया जुडिशियल एडजुडिकेशन ऑफ अथॉरिटी बीइंग नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एनसीएलटी, ठीक है। या फिर आपका जो अपील का मैटर है उसको कौन डील करता है? नेशनल कंपनी लॉ एप्लीट ट्राइब्यूनल जो है वो डील करता है एज सच एप्लीट अथॉरिटी। पहली बात। दूसरी बात, दूसरा पिलर क्या है? यहाँ पर बात करते हैं कि दूसरा पिलर है आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको मैंने पुकारा था बोर्ड करके, कि बोर्ड करके पुकारेंगे, ठीक है। जो कि आपका जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स लोग हैं, आईपी लोग हैं, उन पर क्या करता है? उन पर कड़ी निगाहें रखता है, यानी कि ओवरसाइट मैकेनिज्म रखता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल सब पर यहाँ पर नजर रखने वाला कौन है? एक बोर्ड है, जिसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई कह सकते हो। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बोल के पुकार सकता है। उसके बाद तीसरा पिलर जहां तक बात करते हो, तो तीसरा पिलर, पहला पिलर तो आपका यहाँ पर बोला गया है कि एनसीएलटी है पहला पिलर। दूसरा पिलर यहाँ पर बोर्ड के बारे में बताया गया कि दूसरा पिलर जो है वो बोर्ड है। तीसरा पिलर बताया कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल लोगों को, जी हाँ, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल लोग मेन रूप से आईबी प्रोसेस को अंजाम देते हैं। मेन रूप से आईबी प्रोसेस को अंजाम तो यही लोग देते हैं, तो इनका इंपॉर्टेंट रोल तो रहेगा। अब जो रोल होता है उसमें एक रोल और होता है, वो है आपका इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, ठीक है, इसी शब्द से आप इसको पुकारते हो। ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज होता है, जहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज होता है, जहाँ पर लेंडर और टर्म ऑफ लेंडिंग जो है वो आपका ये उसी से इंफॉर्मेशन यूटिलिटी पर आपका आईडी क्रिएट होता है और आप एक्सेस कर सकते हो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी पर। यानी कि चार बातें हम लोगों ने देखी। जो पहला पिलर होता है आपका कोड का, वो बोलता है कि एनसीएलटी होता है, जो कि एक प्रकार का एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है वो अपीलेट अथॉरिटी है। दूसरा पिलर होता है बोर्ड, ठीक है, जो कि ओवरसाइट मैकेनिज्म रखता है, प्रोफेशनल लोगों पर नजर बनाए रखता है। इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई। उसके बाद तीसरी बात आती है कि जो आपका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल लोग जो कि आईबी प्रोसेस को एक्चुअल में एग्जीक्यूट करते हैं। और चौथा फाउंडेशन है आपका इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। ये एक इंडस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी देता है इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि एक प्रकार का इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ऐप है जो कि सारी जानकारी आपको अकॉर्डिंगली देगा। अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, जिसको मैं अब तक प्रोसेस करके पुकार के आ रहा था। ये सारी कहानी हम लोगों ने देखी कि प्रोसेस कैसे कैसे करके चालू होता है। बस यही बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात मैंने आपको बोला था कि एप्लीकेशन दिया जाता है एनसीएलटी को। क्रेडिटर्स दो प्रकार के होते हैं, एक फाइनेंशियल और दूसरा ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, ठीक है, या फिर कॉर्पोरेट डेटर्स लोग होते हैं, वो एप्लीकेशन देते हैं नेशनल कंपनी लॉ एनसीएलटी को
लॉ ट्राइब्यूनल को, ठीक है, एप्लीकेशन देते हैं और एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एप्लीकेशन में जो डिफ़ॉल्ट की वैल्यू है, डिफ़ॉल्ट की वैल्यू मिनिमम 1 करोड़ की होनी चाहिए। मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ की डिफ़ॉल्ट की वैल्यू होनी चाहिए, तभी ये एप्लीकेशन दिया जा सकता है। कि अगर 1 करोड़ की से कम की वैल्यू रहेगी तो एप्लीकेशन नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरीके से डील किया जाता है एप्लीकेशन को 14 दिनों के अंदर में। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी कहानी देखी है कि एक्सेप्ट किया जाता है या फिर रिजेक्ट किया जाता है या फिर 7 दिनों का टाइम देकर रेक्टिफाई कराने के लिए बोला जाता है, ठीक है। ये सारी कहानी हम लोगों ने देखी थी। फिर आपका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का अपॉइंट होता है, अपॉइंटमेंट को वो क्या करता है? पब्लिक डिक्लेरेशन देता है। फिर पब्लिक डिक्लेरेशन देने के बाद जो कमिटी ऑफ क्रिएटर्स होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। उनका पहला मीटिंग होता है जिसमें प्रोफेशनल को कंफर्म किया जाता है। अगर प्रोफेशनल कंफर्म हो गया वही वाला तो ठीक है, नहीं तो इंटरिम वाले को हटाकर दूसरा प्रोफेशनल को लाया जाता है, ठीक है, जो कि इंसॉल्वेंसी जो आपका परफॉर्मेंस होता है जो कि लॉ में बताया गया है उसके हिसाब से अपना काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि कुछ बातें और यहाँ पर आती है, डिटेल प्रोसीजर फॉर इनिशिएशन ऑफ, यहाँ पर आपका CIRP होगा, ठीक है। तो डिटेल प्रोसीजर क्या 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 होगा वो हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। सारी कहानी मैं आपको और भी डिटेल में बताने के लिए जा रहा हूँ। अगले वीडियो तक के लिए जय राम जी की।